नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज के प्रमुख आर्टिकल में जो पहला हमारा आर्टिकल है ये न्यूट्रिशन लॉस के बारे में है कि पोषण आहार में जिस प्रकार की कमी आई है भारतीयों की, खासकर जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो प्रवासी मजदूर है, उनके जीवन पर जो असर पड़ा है उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। यहाँ पर लोगों की रोजी रोटी चली गई है। इसको देखते हुए खाने की समस्या, 2 वक्त की रोटी की समस्या भी बड़ी हो गई है। इनके लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम कैसे किया जाएगा। उसको देखते हुए भारतीयों का जो एक औसत आहार था, आहार का जो स्तर हुआ करता था, वो गिर गया है। उसी पर यह आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है कि कोविड-19 के चलते हुए जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसमें भी एक बहुत बड़ा कोलैप्स देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकारों को प्रोएक्टिवली कदम उठाने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर सिस्टम तो हमारा कोलैप्स होने पर आ ही गया है, कई जगहों पर ये कोलैप्स होता हुआ दिखा भी है। अब बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर में भी हमें सजग रहना ज़रूरी है। हमें पहले से ही कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स, कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसको देखते हुए हमारे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो खराब नहीं हो कंट्री में। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, मैंने अपना BLS LLB डिग्री जो है वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से पूर्ण की है। साथ ही मास्टर ऑफ लॉज जो है मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पूर्ण किया है। लॉ सीखो के साथ मैं एज अ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम करता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो ट्विटर पर @खुशपवार या लिंक्डइन पर खुशवंत पवार सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का MCQ देखते हुए यह है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति होती है कि वो किसी भी केस को हस्तांतरित करके खुद के पास, हाई कोर्ट से खुद के पास लेकर आए, कि कोई भी केस को ट्रांसफर करके हाई कोर्ट से वो अपने पास लेकर आ जाए। ये सुप्रीम कोर्ट को संविधान के किस प्रावधान, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये शक्ति है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी है आर्टिकल 139A अनुच्छेद 139A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 136 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214। चलिए वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह आज का ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए, इस महामारी के चलते हुए ये देखने को मिल रहा है कि न्यूट्रिशनल लेवल जो है, जो पोषण आहार है, उसका स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है। खासकर हमारे देश में जो गरीबी रेखा से नीचे या जो गरीब व्यक्ति है उनके जीवन पे, उनके आहार पे ये फर्क देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आपको एक कंप्लीट डिस्कशन करना है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन लॉस एंड कोविड-19 वेव्स के बारे में है कि कैसे पोषण आहार जो है इस कोविड-19 की दूसरी वेव में बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है। यहाँ पर कोविड-19 की जब फर्स्ट वेव थी तो हमारी यंग पॉपुलेशन जो थी वो इससे इतनी अफेक्ट नहीं हुई। उसका कारण ये था कि इनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पर जो 2 वक्त की रोटी जो रोज़ कमाते और खाने वाला वर्ग था, खासकर जो मजदूर वर्ग हो गया, जो रोज़ कमाते थे, दिहाड़ी करते थे और जो कमाते थे उसी से वो उनका भोजन करते थे, जीवन यापन करते थे। लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए जब उनका जीवन यापन करने के सारे जरिए बंद हो गए तो उनके भोजन की भी समस्या होने लगी। पहले लॉकडाउन में कैसे भी लोगों ने अपने सेविंग, जो अपनी बचत थी, उसको पूरा खर्च करके, उसको सारा यूटिलाइज करके यहाँ पर अपना जीवन यापन करा। लेकिन अब जो कोविड-19 की दूसरी वेव आ गई है, 1 साल का समय भी नहीं मिला, जनवरी फरवरी में तो चीज़ें ठीक होने लगी थी, लेकिन अभी वो वापस खराब हो गई है। लॉकडाउन वापस लग गया है। कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते हुए यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल जो है, जो पोषण आहार का स्तर है, वो लोगों के बीच बहुत गिरा है, जिससे उनकी इम्यूनिटी को सीधे फर्क पड़ रहा है। और इम्यूनिटी अगर वीक होगी तो ऐसे कोविड-19 की महामारी से तो हम नहीं निजात पा सकते।
तो यहाँ पर अभी हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट आई है, जो सर्वे का नाम है रैपिड रूरल कम्युनिटी रिस्पांस सर्वे। इसमें देखने को ये मिला है कि कोविड-19 के चलते हुए ये बहुत से सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि फूड और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जो है, जो भोजन खान पान और उसके अलावा जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी स्थिति बहुत खराब होती दिखी है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना मुश्किल पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सर्वे की कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि फूड जो है, जो भोजन है, उनमें कमी करनी पड़ रही है लोगों को, क्योंकि लोगों के पास में पैसे नहीं है यहाँ पर कि वो फूड खरीद सके, वो भोजन खरीद सके, अनाज खरीद सके। तो फर्स्ट लॉकडाउन में जो सैंपल इकट्ठा किए गए थे, उनके अनुसार पता चला था कि 40% जो लोग हैं उनने अपने फूड में, अपने भोजन में कटौती की है। और ये कटौती जो है दिसंबर जनवरी तक 25% तक देखने को मिली। कोविड-19 की सेकेंड वेव में ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये जो कटिंग डाउन ऑफ फूड जो है, जो यहाँ पर पोषण आहार में कटौती है, उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा इनकम सोर्सेज जैसे गिरे हैं, जो हमारा निम्न तबका था, लोअर स्ट्रेटा था इंडियन सोसाइटी का इनकम ग्रुप के हिसाब से, उनकी हालत तो खराब हुई है। साथ ही अब मिडिल क्लास को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। करीब करीब 32 मिलियन हाउस होल्ड जो है वो मिडिल क्लास कैटेगरी में यहाँ आ गए हैं या उससे नीचे शिफ्ट कर गए हैं। उसके अलावा 30% हाउस होल्ड तो ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लिया है, जिन्होंने लोन लिया है, उनकी खान पान की जो ज़रूरतें हैं उसे पूर्ण करने के लिए। प्रवासी मजदूरों का क्राइसिस भी अपने आप में महत्वपूर्ण है यहाँ पर जानने के लिए। तो यहाँ पे अगर मनरेगा जैसी स्कीम देखें, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा रोजगार दिलाने वाला एक बहुत बड़ा जरिया होता है, यहाँ पे भी बहुत ही सीमित यहाँ पे सहायता मिली है इसकी माइग्रेंट वर्कर्स की, जो कि बड़े शहरों से वापस अपने गाँव लौटे हैं। यहाँ पर अगर आंकड़ों को देखें तो 57% जो उनके यहाँ पर शहर, उनके गांवों में वापस गए थे, महानगरों से वापस पलायन करके उनके गांवों में चले गए थे। तो ये आंकड़ा 57% के आसपास है। और अभी लोग और प्लान कर रहे हैं जाने की। मुंबई में जैसे एलटीटी स्टेशन पे हमें समाचारों में कुछ खबरें देखने को मिलेगी कि किस तरीके से हुजूम इकट्ठा हो गया था प्रवासी मजदूरों का वापस उनके गांव जाने के लिए, वापस उनके जो नेटिव प्लेस है वहाँ पर जाने के लिए। तो ये अभी और ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो फूड सिक्योरिटी की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि 5 किलो तक चावल और अनाज, गेहूं प्रोवाइड करती है पर पर्सन, इसे बनाए रखेंगी 2 महीने तक और कंटिन्यू रखेंगी। उसके अलावा कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं, आर्टिकल में इनका सजेशन दिया है। सबसे पहले कि यहाँ पर आपको और ऐसे सपोर्ट भरे सहायता पूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है जो कि एक लंबे समय तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। उसके अलावा ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस, ऐसी दिक्कतें या ऐसी अड़चनें जो कि मनरेगा या उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसके आड़े आ रही है, उन चुनौतियों को आपको आइडेंटिफाई करना और फिर उन्हें हटाना ज़रूरी है। उसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर बात करें तो इसे और इफ़ेक्टिव बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनके पास में ये समस्या देखने को मिलती है कि उनके पास में राशन कार्ड ही नहीं है, जिसके चलते हुए उनको खाद्यान्न नहीं मिल पाते हैं, अनाज नहीं मिल पाता है। तो इन कमियों को भी हमें दूर करना पड़ेगा। मिड डे मील बहुत ही इफेक्टिव स्कीम है। कई राज्यों में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो बच्चों के पालकों को स्कूल बुलाया गया और उन्हें राशन दिया गया, भले ही खाना अगर नहीं दे पा रहे तो राशन दिया गया। तो इस स्कीम को भी और इफेक्टिव बनाना ज़रूरी है, पूरे देश में इसे लागू करना ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे अगर हम तमिलनाडु में देखें तो यहाँ पे अम्मा कैंटीन का एक कंसेप्ट है, जयललिता के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था जब वो चीफ मिनिस्टर थी, कि छोटी छोटी जगहों पर जहाँ पर गरीब लोग हैं या ऐसे लोग जो अपना खाना 2 वक्त का नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पर अम्मा कैंटीन गवर्नमेंट की तरफ से कैंटीन्स लगाई गई और यहाँ पर एकदम न्यूनतम या यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट
खाना दिया जाता है। तो ऐसे अम्मा कैंटीन जो है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए विभिन्न महानगरों में खासकर लगाए जा सकते हैं, जिससे भूखमरी की स्थिति पैदा ना हो। तो कोविड-19 से अगर हमको बचना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाती है वो हमारी इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी जो है हमें अच्छे पोषक आहार से मिलती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो चलिए दूसरा आर्टिकल जो है ये कोविड-19 क्राइसिस के बारे में है, और उसके साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में है। तो महामारी के चलते हुए एक जो संतुलन हुआ करता था हमारे सिस्टम में, खासकर लॉ एंड ऑर्डर का, बहुत आशंका है कि ये बिगड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों में अब गुस्सा बढ़ते जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पर जो हमेशा एक हैव और हैव नॉट्स में जो एक कंपटीशन होता है, एक टसल होता है, वो हमें वापस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन की बात करें कोविड-19 में, तो जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, 21 दिन का समय मांगा था हमारे देश के पीएम ने, क्योंकि बड़ा मुश्किल था कि 130 करोड़ भारतीयों को अपने घर में रखना, लेकिन लोगों ने बड़ी शांति से, बड़ी संयमता से इस चीज़ का पालन कर अपने घर में रहे। 21 दिन के उसके बाद में कई लॉकडाउन आते गए, अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे होती गई, लेकिन लोगों ने अपना संयम बनाए रखा। जनवरी फरवरी से चीज़ें थोड़ी सुधरनी शुरू हुई थी, चीज़ें पटरी पे आनी शुरू हुई थी, लेकिन वापस हमें मार्च अप्रैल के महीने में वापस कोविड क्राइसिस सेकेंड वेव देखने को मिली। अब यहाँ पर लोगों की स्थिति जब पहले से खराब थी, जैसे पिछले आर्टिकल में हमने बात करी कि खाने की भी दिक्कत है लोगों की, 2 वक्त की रोटी भी नहीं अरेंज कर पा रहे हैं लोग। ऐसी स्थिति में अभी की जो परिदृश्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकता है, इस आर्टिकल में ये बात की गई है, क्योंकि पुलिस फोर्सेस जो है जिनका ये ड्यूटी हुआ करता था लॉ एंड ऑर्डर बनाना, ये सारे पेंडेमिक के अभी जो भी ज़रूरत है, सारा फोर्सेस हमारा अभी वहाँ पर फोकस्ड है, सारे रिसोर्सेज, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ कैसे कोविड-19 क्राइसिस से, कैसे कोविड-19 से संभला जाए उसमें लगी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी जितनी भी स्टेट पुलिस है, बहुत सारी स्टेट पुलिस में तो ये देखने को भी मिल रहा है कि जो हमारे जवान हैं वो खुद कोविड-19 से वहाँ पर डेथ हो रही है। उसके बावजूद यहाँ पर वो स्थिति को संभाले हुए है, कोविड-19 की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पे जितना ध्यान होना चाहिए वो अब हटते जा रहा है। अगर हमारे आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, सेना की बात करें, तो कई राज्यों में जैसे भोपाल और इंदौर जैसे शहर हैं, इन छोटे शहरों में भी यहाँ पर सेना को बुलाया गया है अतिरिक्त सहायता के लिए। उसके अलावा अगर हम हमारी सेना बल को देखें, अगर पुलिस की बात करें, ठीक है पुलिस हमारे कोविड-19 की ड्यूटीज़ में बिजी है, सेना को देखें तो सेना में भी 1.5 मिलियन पर्सनल जो है वो हमारे वेस्ट और ईस्ट बॉर्डर्स पे तैनात है। एडिशनल जो ट्रूप्स हुआ करते हैं ये अभी कश्मीर में डिप्लॉयड है, खासकर 370 के एब्रोगेशन के बाद में कश्मीर में बहुत ज़्यादा स्थिति को, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस वहाँ पे लगाई गई है। तो स्टेट पुलिस पहले ही सफ़र कर रही है, हमारी सेना जो है वो पहले ही एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ में है, ड्यूटी में लगी हुई है। तो यहाँ पर स्थिति अगर बिगड़ती है तो उसे कैसे संभाला जाएगा, ये प्रश्न उठाया गया इस आर्टिकल में। तो विदाउट गवर्नेंस बेस्ड ऑन कोवेनेंस promising solace on law abiding citizen and retribution to law breakers, no government can govern a population of 1.3 billion। तो अगर यहाँ पर लोग, हमारे देश में जो नागरिक है उन्हें लॉ अबाइडिंग सिटीजन माना जाता है कि लॉ का बहुत पालन करते हैं, क्योंकि जिस संयमता से अभी तक संयम बनाए रखा है भारतीयों ने, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ये स्थिति बिगड़ती है, लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, लोगों का गुस्सा बढ़ता है, तो कोई भी सरकार, इस दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो 130 करोड़ लोगों को संभाल पाए। तो यहाँ पर नो कोवेनेंट कैन वर्क इफ मेजॉरिटी फील क्रश्ड बाय इक्विटेबल ट्रीटमेंट। तो अगर लोगों को ये महसूस होने लगता है कि यहाँ पर उनके साथ में भेदभाव पूर्ण रवैया है, उस तरीके से उनसे ट्रीट किया जा रहा है, तो किसी भी कानून के माध्यम से उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पे बताया गया है। तो इंडिया हैज मस्ट ओपन देयर कॉफर्स इन डायरेक्ट एक्शन टू हेल्प हैव नॉट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है, खासकर उन लोगों की मदद के लिए डिप्लॉय किए जाने चाहिए जिनके पास में संसाधन नहीं है।
जो रिच कॉरपोरेट्स है, रिलीजियस है, क्वेश्चन रिलीजियस एंटिटीज़ हैं, इनके पास में जो रिजर्व है, जो धन है, जो सहायता है, इन्होंने समाज के निचले तबके के लिए खोल देनी चाहिए। कई बड़े बड़े ऐसे हमारे तीर्थ स्थान जो है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्चेस है, इन्होंने अपने द्वार खोले हैं कोविड-19 के आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए, कोविड सेंटर्स बनाने के लिए। तो इस और ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो रिच कॉरपोरेट्स उन्होंने भी काफ़ी सहायता एक्सटेंड की है, तो इन्होंने जब तक अपनी सहायता इन्होंने देती रहनी चाहिए, नहीं तो जो लोअर स्ट्रेटा है समाज का, उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो डोनेशंस के माध्यम से, सैलरी एडवांसेस के माध्यम से, इंटरेस्ट फ्री लोन्स के माध्यम से आप सहायता कर सकते हैं। उसके अलावा एनसीसी जैसा इंस्टीट्यूशन हमारे देश में मौजूद है, इनकी हम तैयार कर सकते हैं इनको, अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो। एक रिजर्व फोर्स हमारे पास में एनसीसी नाम का रखा हुआ है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है, हमारी यंग पॉपुलेशन को ट्रेन किया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। उसके अलावा जो ऐसे हमारे संसाधन हैं, जैसे प्राइवेट बस हो गई, एयरक्राफ्ट हो गया, अनऑक्युपाइड बिल्डिंग हो गई, इनका भी हम उपयोग ले सकते हैं। इन लोगों को, बहुत से लोग ऐसे जिनके सर पर छत नहीं है, तो इनको यहाँ पर आसरा दे सकते हैं। उसके अलावा जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, जो पुलिस या सेना से रिटायर हो चुके हैं, उनको भी आप रिकॉल कर सकते हैं। आपके पास में ये ऑप्शन हमेशा रहता है। एडमिन सपोर्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, प्रशासनिक मदद के लिए आप इन्हें वापस बुला सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास में हमेशा खुला रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे। वेनेजुएला में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो बड़ी भयावह तस्वीरें देखने को मिली थी कि लोग लूट रहे थे मार्केट्स को, बाज़ारों को, दुकानों को। वैसी स्थिति हमारे देश में ना बने, इसके लिए भी ज़रूरी है कि सरकार अपनी तैयारी पहले से ही करके रखे। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर आते हैं। तो यहाँ पर ऑस्कर 2021 के रिजल्ट्स आ गए हैं। वर्चुअल माध्यम से हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हुआ ये। तो यहाँ पर क्लोज हाउ की जो नॉमैडलैंड मूवी है, इसे ऑस्कर मिला 2021 का सर्वश्रेष्ठ मूवी का। बेस्ट पिक्चर है 94th एकेडमी अवार्ड। ज़ाओ जो है ये मूल रूप से चीन की है और अपने आप में अवार्ड मिलने वाली ये पहली महिला है, कलर्ड महिला है, मतलब यहाँ पर पहली अश्वेत महिला है जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। उसके अलावा इंडिया जो दूसरी न्यूज़ है वो चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के बारे में है, जिसमें भारत का स्थान 49वां आया है टोटल 104 कंट्रीज में। उसके अलावा एक और आंकड़े आए हैं SIPRI के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि भारत जो है अपने मिलिट्री पे खर्च करने वाले देशों में तीसरे स्थान पे है। सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो US अमेरिका के द्वारा किया जाता है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। तो US के को देखा जाए तो यहाँ पर US अकाउंट फॉर 39% ऑफ मनी स्पेंड ग्लोबली। 39% जो स्पेंडिंग है US करता है ग्लोबली। चाइना के हिस्से में 13% आता है, वही भारत 3.7% जो है ग्लोबली स्पेंड करता है। टोटल जो आंकड़ा है 72.9 बिलियन डॉलर का है। यहाँ पे बहुत बड़ी रकम हुआ करती है, लेकिन आप सेना पे खर्च करते रह गए और यहाँ पर स्वास्थ्य स्थिति आपकी बिगड़ती रह गई। ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, जागरूक रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।